आइए। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको बताया था पंखा में देख रहे होंगे जो सफ़ेद रंग का, सुबह भी बात को बताया गया था, यही संधारित्र है। ऐसे सुनो जी, संधारित्र का उपयोग हम लोग विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण में करते हैं। पंखा में करते हैं, फ्रिज में भी उसका यूज किया जाता है, मोटर में भी किया जाता है, सब में लगाया गया होता है। आप देखते होंगे सबकी बनावट अलग अलग होती है। संधारित्र का उपयोग हम लोग अधिक मात्रा में धारा प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। संधारित्र का प्रयोग हम लोग रेडियो में भी करते हैं। जितना प्लेट आता है ना, हरियर का प्लेट का देखना, खूब खजर खजर जिसमें तार होता है, वो संधारित्र होता है। इसका प्रयोग टेलीविज़न में भी किया जाता है। हो गया बात। तो लिखते हम लोग संधारित्र के उपयोग में पहला, संधारित्र का उपयोग विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण में किया जाता है। जैसे उदाहरण में आप लिख सकते हैं विद्युत पंखा, दूसरा इसका उपयोग अधिक मात्रा में धारा प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में भी किया जाता है। चौथा लिख सकते हैं, इसका उपयोग टेलीविज़न और रेडियो में भी किया जाता है। ये आपके पास मौजूद है। जब भी आपसे कोई पूछेगा तो कैसे आप इसके बारे में बताएंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। इसको तो कहते हैं आओ। अच्छा देखो क्या तुम लोग बताओगे, कभी भूलोगे नहीं इसको। उभयनिष्ठ विभव, इसको कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। आज सुनो तनी, आपको याद होगा, आप विभव बराबर पढ़े होंगे। अच्छा पहले एक सूत्र इतना समझ, एकदम पहले ध्यान से समझो, लिखे वगैरह काम में है। पढ़े ना, सी बराबर क्यू बटा भी, याद आ रहा है। और आप भी बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, भी बराबर क्यू बाई सी। देखो भाई घनिष्ठ की बात कहा, सी बराबर आप क्यू बाई भी तो पढ़े होंगे ना, पढ़े होंगे आवेश और विभव का अनुपात को। भी इधर करेंगे सी बटा में आ जाएगा, तो क्यू बाई सी आ जाएगा। अब आराम से समझना। तो कहोगे किसी चालक में या किसी चालक को दी गई कुल आवेश, किसी चालक को दी गई कुल आवेश, ए बाबू कलेजा होता है सुना। किसी चालक को दी गई कुल आवेश, और भाई क्यू का मतलब कुल आवेश, 80 का मतलब कुल धारिता। तो कुल आवेश और कुल धारिता के अनुपात को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। खतरनाक परिभाषा बकाई हो गई यार, क्या भाई में नहीं, कुल कहेंगे, कुल आवेश और कुल धारिता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, कुल उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। जरा सोचो कि मान लो कोई चालक है, 2 चालक है, 3 चालक है,
और दोनों चालक को अगर हम लोग दो आवेश दे रहे हैं Q1 Q2, तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2, यानी कुल ऊपर हो जाएगा कुल आवेश और नीचे हो जाएगा कुल धारिता। तो हो गया उभयनिष्ठ। तली गल किसी चालक के कुल आवेश और कुल धारिता के अनुपात को, कुल धारिता के अनुपात को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। हालांकि इसे आप याद रखिएगा, भी से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक वही पुराना वोल्ट, मात्रक वही रहता है जो पुराने समय में जमाना में टाइम पर पढ़े थे आप लोग, वोल्ट। चलिए छोटा सा हेडिंग आपके पास था, उभयनिष्ठ विभव बराबर Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2 लिख लेंगे। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, उभयनिष्ठ विभव वाला था, तो सुनना। यदि दो चालक के आवेश 10 कूलाम और 20 कूलाम है तथा धारिता 10 फैरेड और 30 फैरेड है, तो उभयनिष्ठ विभव आपको बताना। खूब कायदे सवाल को समझो। अच्छा, आपको देखने में लग रहा होगा कि सर ये तो Q1 का मान है 10 कूलाम, ये Q2 का मान है 20 कूलाम, ये C1 का मान है 10 फैरेड, ये C2 का मान है 30 फैरेड। भी आपको निकालना लग जाएगा, सब लोग लगा लेंगे। बहुत आसान सवाल है, हल करो भाई। Q1 का मान 10 कूलाम, Q2 का मान 20 कूलाम, C1 का मान 10 फैरेड, C2 का मान 30 फैरेड। भी बताना है तो Q1 Q2 C1 C2 10 20 10 20 30 बटा 30, 30 से 30 कैंसिल। अच्छा ये बात हुआ, 40 हो गया। 3 बटा 4 है ना रे, भाग दल बड़े कितना आइल बा। हाँ ये 10.75 बोल्ट लिख लो भाई, कि बोल्टा लिख लो बड़े, बोल्ट लिख लो। अच्छी लड़की है, तो समझो पहले ये बात को समझना है, तभी आप इसको जान पाएंगे। परावैद्युत का ध्रुवण, ठीक है। सुनो, ये होता क्या है, पहले इसको समझते हैं हम लोग। परावैद्युत का ध्रुवण, आई मान लो आपके पास कोई पदार्थ है, हाई आपके पास नाभिक है, मान लो होता है नाभिक, तो होता है ये इलेक्ट्रॉन है, तो नहीं समझना। परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक है, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन है। और आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे से बड़ी प्रबलता के साथ बंधे रहते हैं, बड़ी मजबूत तरीके से बंधे होते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन और नाभिक। अब होता क्या है कि जब हम लोग एक वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर व्यवस्थित कर देते हैं, माने इलेक्ट्रिक क्षेत्र ले गए, वैद्युत क्षेत्र व्यवस्थित कर देते हैं, तो जो नाभिक होता है वह वैद्युत क्षेत्र की तरफ गति करने लगता है, नाभिक। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत जाते हैं, माने दूर भागने लगते हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। इसको क्या कहेंगे हम लोग? परावैद्युत का ध्रुवण। समझे अब क्या कहें? एक बार समझो। एक परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन बांधा रहता है। भाई बहुत प्रबल नाभिकीय बल होता है, सबसे मजबूत बल यही होता है, आपको पढ़ाया गया था। और सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगर मजबूत होता है तो कोई छत पर खड़ी है, हम यहाँ पर खड़ी है, अरे यहाँ खींचते आप। अगर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत मजबूत है, कहते कि अब मैंने एकदम खींची, अब क्यों नहीं के देखते,
ये नहीं माई बने चूल्हे में दिया नहीं, खींच लेते अब उसको। आखिर कहते हैं, आखिर क्या करते, भाग 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 पीछे हट, पीछे होता हमारा पापा होता तो फिर पीछे क्या करती चली जाती अगर गुरुत्वाकर्षण वाला दिक्कत आता तो सबसे कमजोर बल आपका होता है, मैंने बात करते हैं कहाँ है जी, चलो अब नहीं करेगा। हाँ आओ, तय नाभिक हो गया, आई इलेक्ट्रॉन हो गया। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रबल कौन बल होता है, प्रबल, प्रबल सबसे मजबूत बल यही होता है। सबसे कमजोर बल ऐसे फायदा उठा लेते गुरुत्वाकर्षण बल मजबूत ही था तक। दोनों एक दूसरे से क्या होता है, बांधे रहते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते, अरे सही होता नहीं एक तरीके से, न आगे पाए जाते और जिसको खींचना है खींच लो, पुल पर ले आके ढाल दो, आगे बढ़ते रहो। आई वैद्युत क्षेत्र है, तो जब वैद्युत क्षेत्र होता है तो नाभिक किसके तरफ जाएगा, किसके तरफ, वैद्युत क्षेत्र की तरफ। भाई नाभिक वैद्युत क्षेत्र की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इससे क्या करता है, दूर जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं परावैद्युत का ध्रुव। याद हुआ तो लिखो, तब याद हो, ना याद हो लिखो। लेकिन आगे परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बांधे होते हैं ना जी, एक दूसरे से बांधे रहते हैं, बांध गए भाई, इलेक्ट्रॉन और नाभिक बांधे रहते हैं। तथा जब वैद्युत क्षेत्र व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, तब जब वैद्युत क्षेत्र क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, तब नाभिक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में जाते हैं, वैद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में जाते हैं। तो इस क्रिया को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। हो गया, बता दो, चित्र तो नहीं बना लीजिएगा। शक्ति कपूर का नाम आप सुने हैं, शक्ति कपूर का। चलिए, परावैद्युत सामर्थ्य की बात होगी, ये क्या होता है पहले जानो। किसी पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य उस वैद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान के बराबर होता है जो वह पदार्थ बिना भंजन हुए यानी बिना टूटे हुए उसको सहन कर सकता है। जिसे कहने का मतलब है, सुनो, जैसे कोई यह परावैद्युत पदार्थ है, परावैद्युत, भाई परावैद्युत पदार्थ पढ़े हैं ना, जिसके अंदर हम लोग धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, अधातु होता है। ये परावैद्युत कोई पदार्थ है और आपने किया का इसको बाहर से वैद्युत क्षेत्र लगा दिया और खूब अधिकतम, माने वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसको ये परावैद्युत पदार्थ टूटे हुए, माने टूटे बिना, मैं टूटता नहीं लेकिन उसको सहन कर लेता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। जैसे टूटे हुए का मतलब क्या हुआ, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई पकड़ लिया, हड्डी ढक करके खूब, मैंने समझिएगा हाथ धो एकदम मुड़ा दिया एकदम, बस हड्डी टूटना नहीं चाहिए, वो अधिकतम ताकत जिसको आप क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, आपका हड्डी सहन कर सकता है, हड्डी अब टूटना नहीं चाहिए। टूट गया था तो भाई वो नहीं होगा, अधिकतम वो सहन कर सकता है, टूटता नहीं है। तो उसी तरह से ये भी होता है, मानो वो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसको परावैद्युत पदार्थ बिना टूटे हुए उसको सहन कर लेता है, तो उसी को कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। सामर्थ्य माने शक्ति, वह अधिकतम परावैद्युत
वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, भाई ये को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसको परावैद्युत पदार्थ बिना टूटे हुए सहन कर लेता है तो उसको परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो लिख लेंगे, देखो वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसको परावैद्युत पदार्थ बिना टूटे हुए सहन कर लेता है, तो उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। नोट कर, ये टूटता नहीं है, सहन कर लेता है।